हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मन लगा कर के तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और ईश्वर से मैं ये दुआ करता हूं कि इस बार आपका पेपर भी मेरी तरह क्वालिफाई हो जाए। जिस प्रकार से मुझे इस पेपर को क्वालिफाई करने में 6-7 साल लगे, भगवान से, ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आपको उतना समय न लगे। पहला अटैम्प्ट यदि आपने दे दिया है तो आपका दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, या फिर अगर आपका पहला ही अटैम्प्ट है तो आपका पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी सारे जो मेरे भाई बंधु हैं, जो भाई बहनें हैं, उनका ये कमेंट आ रहा है कि सर आपने कब ज्वाइन किया था। तो कमेंट बॉक्स में मैंने बता दिया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे 2-2.5 महीने ज्वाइन किए हो गए। अभी लेटेस्ट की मेरी ज्वाइनिंग है। सैलरी स्लिप के वीडियोज़ भी मैंने आपके बीच में डाले हैं ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। तो इसी बीच एक भाई बंधु का व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया, और टेलीग्राम ग्रुप जो बना रखा है मैंने बैंकर सुरेंद्र जहांगीर नाम से, मेरे ही नाम से, उस पर भी मैसेज आया कि आपका पर्सनल में मैसेज किया था वहाँ पर कि आपका जो अभी तक का सफ़र रहा काम करने का, जो 2 या 2.5 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे बीच शेयर करिए। तो ये ख्याल मेरे भी दिमाग में आया कि मैं मेरे भाई बहनों तक ये अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और किन किन बाधाओं का सामना मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान करना पड़ा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको उस वीडियो से भी मिलेगा। इस वीडियो में बेसिकली एक तो मैं बात ये करूँगा कि जो मेरा 2-2.5 महीने का जो अभी लेटेस्ट में जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक का जो अनुभव है बैंकिंग का, वो कैसा अनुभव है मेरा है, कितने टारगेट्स हैं, कितना वर्क प्रेशर है, कैसे क्या टाइमिंग है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। कैसे कस्टमर डीलिंग होती है वो सारी बातें मैं बताऊंगा। मैं कितना परेशान रहता हूँ या कितना खुश रहता हूँ वो बातें भी इस वीडियो में बताऊँगा। और जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 2 अटैम्प्ट दे देते हैं, 4 अटैम्प्ट दे देते हैं, तो बेसिकली जो बहनें हैं उनको कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिलता है कि कहाँ पेपर देने घूमने जा रही हो, इसकी शादी वगैरह, काफ़ी सारे जो समस्याएं हैं वो जीवन में आती हैं। और वहीं मेरे पुरुष जो भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे भाई हैं, उनके सामने भी कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। उनके सामने फाइनेंशियली समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है कि पिताजी काम कर रहे हैं, माता घर का काम कर रही है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पैसे लग रहे हैं, कहाँ से लाएं पैसे। यहाँ फॉर्म भरने की फीस भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। जब ट्रेनिंग में पेपर देने जाते हैं तो उसका भी खर्चा 1000 से 2000 रुपये लग जाता है। इतने पैसे कैसे मैनेज करें, कहाँ से मैनेज करें। अगर कहीं छोटा मोटा काम पकड़ लेंगे तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। तो वो बातें भी इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे ध्यान रखना है। यहाँ तक कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे 6-7 साल का जो समय लगा, उसमें जो पता नहीं, घर वाले तो ये कह रहे थे कि तैयारी करो, और पड़ोसियों को क्यों जलन हो रही थी ये मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। जब भी पेपर देने जाते या जब भी कुछ रिज़ल्ट आने वाला होता तो मुझसे ज़्यादा जल्दी उनको होती कि रिज़ल्ट देखें क्या रहा। और जब पेपर देने जाते तो सबसे पहले टोक दे बीच में, मतलब कहते हैं कि जब भी शुभ काम करने जाओ तो टोका नहीं करते, लेकिन टोकने का काम, वो सारे काम होते हैं, ये सारे आपके साथ भी होते हैं। तो ऐसा अपने जीवन में चलता रहता है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने माता पिता पर भरोसा रखें, और जो सही मार्गदर्शन है वो लेकर के आप चलते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा 2 महीने का जो एक्सपीरियंस है, और जो वर्क लाइफ जो बैलेंस है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो आपके सामने समस्याएं आ रही है। मेरे सामने जो समस्याएं आई थी, पड़ोसियों के ताने, घर के ताने, घर की फाइनेंशियल कंडीशन, घर के काम काज, जो बहनें हैं उनको घर का काम भी करना पड़ता है, क्लासेज भी देखनी पड़ती है, रिवीजन ही करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है लेट तक पढ़ने के लिए। तो ये जो कुछ आपको जीवन में अगर कुछ करके दिखाना है, तो जो रात को लेट सोने का, पढ़ाई करते करते, ऐसे नहीं कि फ़ोन ले लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, वैसे नहीं। पढ़ाई करते करते अगर आप लेट सो रहे हैं और सुबह अगर जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आप समय दे रहे हैं ना, वो आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा, वो आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ें आपको 1 गुना नहीं बल्कि 20-20, 25-25 गुना होकर के वापस मिलेगी। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो 18 अप्रैल की थी। जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस HO, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18 अप्रैल को बुलाया गया था। और मैं जो है वो हेड ऑफिस के पास नज़दीक में चला गया था 17 अप्रैल को ही, और क्योंकि 18 अप्रैल को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, 17 को मैं वहाँ पहुँच गया। और 17 को पहुँच के जैसे ही 18 अप्रैल को जो टाइमिंग था वो सुबह 10 बजे का था, तो 10 बजे के टाइम पर मैं अपना डॉक्यूमेंट्स, वैसे रिपोर्टिंग का टाइम था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फरवरी में ही हो गया था, और ये अभी ज्वाइनिंग का टाइम था 18 अप्रैल का। तो इसमें गए, इसमें
उनका यही था कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो मेरे जो कुछ पेंडिंग थे वो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के लेके गया था। और एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि मैं जब बीच में कोई वर्ड भूल जाता हूं तो वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन मैं वीडियो को भी एडिट नहीं करता, ना ही मुझे एडिट करने का शौक है। जैसा मेरे सामने आता है वैसे ही मैं डाल देता हूँ। अगर कुछ मुंह से निकल भी गया है तो भी मैं डाल देता हूँ, कुछ अगर बीच में शब्द मिसमैच कुछ हो गया है तो वो भी मैं डाल देता हूँ। तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं आपसे, ठीक है ना, अगर कोई गलती हो तो फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और 18 अप्रैल को रिपोर्टिंग के लिए जब बुलाया गया था तो मैं वहाँ टाइमली पहुँच गया था। 18 को जैसे ही पहुँचे तो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, जैसे जिनमें मैं भी था, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे भी कम थे, कुछ रह गए थे कम, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ दिए। एक एक बच्चे की, सभी की, एक एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की बारी आई, फाइलें उनकी निकाली गई, जो जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे वो सारे वहाँ सबमिट हुए। उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, 18 को दिन चला, 19 को भी दिन चला और 20 को शाम 4-5 बजे हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। जो फर्स्ट बैच था ना उसी में मेरी बारी आ गई थी, और जो सेकंड बैच था वो मई में हुआ था, अप्रैल के बाद मई में हुआ था। और जिस दिन इनको 7 मई या 8 मई यहाँ के आसपास कोई डेट थी, जिस दिन इनको बुलाया गया था 10 बजे, इनको 3 बजे या 4 बजे फ्री कर दिया गया था ज्वाइनिंग लेटर दे करके। लेकिन मुझे 18, 19 और 20 3 दिन वहाँ हेड ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक बुलाया जाता। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हुई थी, हल्की सी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत वहाँ समझाया भी था। लेकिन जो ट्रेनिंग में आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते, आप सीखते हैं जब अपनी ब्रांच में बैठते हैं, खुद अपने हाथों से काम करते हैं, तब कुछ ज़्यादा ही आप सीखते हैं। तो यहाँ पर 20 अप्रैल को मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और मुझे 21 तारीख को ब्रांच में रिपोर्टिंग करनी थी। तो मैं वहाँ से, जहाँ मेरी ज्वाइनिंग थी हेड ऑफिस से, वहाँ के निकल पड़ा और 20 तारीख को ही मैं शाम को यहाँ पहुँच गया। 20 तारीख को ही मैं शाम को यहाँ पहुँच गया लेट नाइट में, और पहुँच करके 21 तारीख को शायद 21 अप्रैल को संडे था या फिर 20 अप्रैल को संडे था, मुझे याद नहीं आ रहा। 20 अप्रैल को संडे था या 21 अप्रैल को संडे था। जिस दिन संडे था उस दिन मैं दोपहर में, आफ्टरनून में पहुंच गया था और आराम से रेस्ट करके नेक्स्ट डे जो मंडे का दिन था, मुझे याद नहीं यार, शायद 21 अप्रैल को मंडे था और 20 अप्रैल को संडे था। तो 18 और 19 को वहाँ से हेड ऑफिस से फ्री किया गया था हमको, शायद थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ क्योंकि 2.5-3 महीने की बात हो गई ना। तो इसी बीच में सोमवार को अपनी ब्रांच में आ गया। मेरा आईडी वगैरह कुछ बना नहीं था। मेरा जो बीएम सर थे उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, जो स्केल 1 ऑफिसर है उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, और मुझसे पहले जो एक क्लरिकल स्टाफ और है उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। मेरी जो ब्रांच है वो 4 स्टाफ की है, जिसमें 2 ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल हैं और एक बीएम सर हैं और एक जो है वो स्केल 1 है। तो ये 4 का टोटल मेरा स्टाफ है, जिसमें मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, बाकी 3 जो है। ये जो दूसरे क्लरिकल स्टाफ है वो 2018 के ज्वाइनिंग है, और जो स्केल 1 है वो तो 2013-14 की उनकी ज्वाइनिंग, काफ़ी टाइम उनको हो गया। बीएम सर जो हैं वो भी 11-12 की उनकी ज्वाइनिंग है, काफ़ी उनको भी टाइम हो गया। तो मैं ब्रांच में पहुँचा, सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, चाय वगैरह भी पी, कुछ देर बैठे, बातें की, क्या काम किया, कहाँ किया, ऐसे अनाप शनाप जो भी बातें हैं वो चलती रही उनके साथ में। माफ़ी चाहूँगा, अनाप शनाप जैसी नहीं, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में बातें चलती रही। उसके बाद में अनाप शनाप की जगह मैं ये बोलना चाह रहा था कि अनगिनत बातें, मतलब थोड़ी देर, घंटे 1.5 घंटे जो भी हम बैठे बातें करते रहे। उसके बाद मैं ब्रांच में इधर से उधर थोड़ा सा घूमा, मतलब घूम के देखा कि कहाँ पर क्या कुछ है, कौन से ब्रांच के फॉर्म हैं, कौन से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, किस तरीके का उनका फॉर्मेट है, कौन से डेबिट वाउचर है, कौन से क्रेडिट वाउचर है, और जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जिससे कस्टमर कुछ भी अगर अपने अकाउंट में चेंजेस करवा रहा है, जिसमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है हमें लिख करके देता है, वो फॉर्म मैं देख रहा था। एफडी बनाने वाला किस तरीके, मतलब डॉक्यूमेंट्स ही मैं देख रहा था कि बैंक के जो डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर के लिए बनाए गए हैं वो किस तरीके का है, कहाँ पर क्या लिखना होता है, बस वो ऐसे ही घूम फिर के मैं देख रहा था। तो 21 तारीख चली गई और ऐसे ही 22 तारीख को भी मेरा कुछ यूज़र वगैरह बना नहीं था, और जो स्केल 1 ऑफिसर थे उनके यूज़र से मैंने थोड़ा बहुत ऐसे चलाना सीखा, ठीक है। फिर 22 तारीख 23 तारीख ऐसे मेरा यूज़र बाद में बन गया, 2 या 3 दिन के बाद मेरी आईडी बन गई। तो मैं केस पर बैठ गया, जो केस काउंटर है वहाँ पर मैं बैठ गया, और 10 से 15 दिन मैंने केस काउंटर पे काम किया। केस काउंटर पे काम करके फिर मैंने सोचा कि केस काउंटर पे थोड़ा सा जो काम है वो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन केस काउंटर पर अगर हम बैठते हैं तो केस काउंटर पर बैठा मैं, और केस काउंटर पर मैंने काम किया। वहाँ पर केस काउंटर पर बैठ करके लोग आते हैं, और अगर किसी बैंक की हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप आने वाले समय में जो नेक्स्ट अभी एग्जाम होने वाला है उसमें आप सिलेक्शन लेंगे, तो जब आप केस काउंटर पर बैठे हो तो जो जनता आपके पास आती है पैसे निकालने, पैसा जमा करवाने, एफडी करवाने, अकाउंट बैलेंस चेक करवाने या फिर पासबुक आपकी प्रिंट करवाने,
तो जो पब्लिक है ना, वो बीएम सर को, ऑफिसर स्केल 1 को, जो सिंपल लोग हैं जो सिर्फ कैश काउंटर तक आते हैं और वापस चले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश काउंटर पर जो बैठते हैं उन्हीं को जानते हैं, बाकी ब्रांच में किसी को नहीं जानते। क्योंकि उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो वहीं पर काम पड़ता है, पैसे जमा कराना, पैसे निकालना, वहीं पर ज़्यादा उनका काम पड़ता है, तो वो उनको ज़्यादा जानते हैं। तो कैश काउंटर वाला काम किया, कस्टमर सुबह दिन में आते हैं, कैश के लिए कुछ जमा करवाने आते हैं, कुछ निकालने आते हैं, कुछ अपना बैलेंस चेक करवाने आते हैं, कुछ पासबुक प्रिंट करवाने आते हैं, कुछ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है, जो मतलब खाता खुलवाने आते हैं, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो ले आते हैं, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले आते हैं, तो उनका खाता जो है वो 15-20 मिनट में, 10-15 मिनट में खाता खोल के भी उनको फ्री कर देते हैं। तो ये ओवरऑल बैंक में चलता रहता है। बात करूँ वर्कलोड की, तो जो 2.5 से 3 महीने मुझे हुए हैं यहाँ पर, मैंने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी वर्कलोड फील नहीं किया है। और दूसरी बात, 100-150 कस्टमर दिन में आते हैं। हम जब उस सीट पर बैठे हैं तो हम किस लिए बैठे हैं? हम कस्टमर के लिए बैठे हैं। कस्टमर हमसे कुछ पूछेगा, हम उसे बताएंगे, खाता खुलवाएगा, हम खाता खोलेंगे, एफडी बनवाएगा, एफडी बनाएंगे, बैलेंस चेक करवाएगा, बैलेंस चेक करेंगे, पैसे निकालेगा, निकालेंगे, जमा करने का कहेगा, जमा करेंगे। तो ये जो है वो हम उस कस्टमर के लिए बैठे हैं। जब आप इसको अपना ऐसा मानते हो कि हमें तो काफ़ी वर्कलोड है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इस काम से, जिस काम से अपना पेट पलता हो, जिस काम से अपना पेट चलता हो, जिस काम से अपनी रोजी रोटी बनती है, उस काम को कभी बुरा नहीं बताना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेक्शन तो 2024 के पेपर में मेरा हुआ है। 1 जनवरी 2025 को रिजल्ट आया था। उससे पहले मैंने एसबी अप्रेंटिस भी ज्वाइन कर रखा था। वो मैंने 6 से 7 महीने काम किया है अप्रेंटिस में भी, क्योंकि ये 12 महीने का होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी एसबी अप्रेंटिस की। तो 6 से 7 महीने काम करने के बाद मेरा आरआरबी क्लरिकल का रिजल्ट आया, यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो गया। और इस अप्रेंटिस से पहले मैंने एक प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था, जहाँ पर अगर आप मेरी सैलरी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि मेरी उस समय सैलरी वहाँ पर कितनी थी। एसबी अप्रेंटिस में तो मेरी 15,000 रुपये सैलरी थी, सिर्फ मात्र 15,000 रुपये। लेकिन प्राइवेट स्कूल की अगर आप सैलरी सुनेंगे, जहाँ पर मेरा वर्क टाइमिंग था सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना और 2 बजे तक वहाँ रुकना, कई बार 2 के 3 भी बज जाते थे, क्योंकि बच्चों की वैन वगैरह लेट हो जाती थी। तो बच्चों की वैन के वेट करने के लिए, या फिर ऑफिस में तो थोड़ा बहुत काम होता तो उसका वेट करने के लिए, और सुबह जल्दी पहुंचना, 2-3 बजे तक का काम। आप सुबह से लेकर 2-3 बजे तक का वर्क टाइमिंग देखिए, जबकि अभी जो बैंक का वर्क टाइम है वो 10 से लेकर 5 तक का है। 5 बजे या 5:30 बजे तक मोस्टली फ्री हो जाते हैं और इतने में अपने घर आ जाते हैं। ठीक है। अब प्राइवेट स्कूल वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि भैया आपने पूरे दिन प्रिपरेशन करी थी या कुछ जो भी साथ में करते थे। तो मैंने प्राइवेट स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया है। प्राइवेट स्कूल से पहले मैंने पूरे दिन घर पे पढ़ाई भी की है, लेकिन उस समय पूरा रिजल्ट पढ़ाई का मिल नहीं पाता था। फिर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के बाद, जो प्राइवेट स्कूल नेक्स्ट ईयर मैंने 1 साल के बाद छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक फिर तैयारी की है। नेक्स्ट ईयर एसबी अप्रेंटिस में मेरा हुआ, 6-7 महीने अप्रेंटिस में काम करने के बाद यहाँ हुआ। और ये मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो 2018 के अगस्त से शुरू हुआ था बैंकिंग प्रिपरेशन का। हो सकता है कुछ बैंकिंग एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 1 अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट निकाल लेते होंगे भैया, लेकिन हमें तो 7-8 अटैम्प्ट देने पड़े हैं। 5 अटैम्प्ट तो यहीं पर हो गए ना, आरआरबी क्लरिकल के हुई 5 अटैम्प्ट। मैंने पहला अटैम्प्ट आरआरबी क्लरिकल का दिया, प्री में फेल हो गया। दूसरा दिया प्री पास मेंस फेल, तीसरा प्री पास मेंस फेल, चौथा प्री पास मेंस फेल, 5वां प्री पास मेंस पास। ये अटैम्प्ट मेरे आरआरबी क्लरिकल के हैं। इसके अलावा आरआरबी पीओ के भी हैं, प्री मेन दिए हैं। एसबी क्लरिकल के भी प्री मेन दिए हैं। आईबीपीएस पीओ का भी मैंने प्री और मेन दिया है। एसबीआई पीओ मैंने 2018 से लेकर 25 तक सिर्फ 2 बार दिया था, दोनों बार मेरा प्री फेल हुआ है। आईबीपीएस क्लरिकल मैंने 5 या 6 बार अटैम्प्ट दे दिए हैं, मेरा 1 बार भी प्री पास नहीं हुआ। आईबीपीएस क्लरिकल में कभी आधा नंबर, कभी 0.25 नंबर, कभी 2 नंबर ऐसे रह जाता है प्री में। तो मैं बता रहा था आपको प्राइवेट स्कूल वाली मेरी सैलरी, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक, उसमें मेरी सैलरी थी, ये आपके सामने मैंने लिखा 8,000 रुपये। मतलब देख सकते हैं आप कितनी सैलरी मुझे वहाँ मिलती थी, 8,000 रुपये। मैं इतने रुपए में वहाँ काम करता था, 7 से 2 बजे तक रहता था और 2 बजे अपने घर आकर के बुक्स उठाता था, खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करके बुक्स उठाता था, पढ़ाई करता था। और वहीं एसबी की अगर मैं बात करूँ, एसबी अप्रेंटिस वाली, तो एसबी अप्रेंटिस में भी मेरा 10 बजे का वर्क टाइम था और शाम को 5 बजे तक होता था मेरा काम। ठीक है, मेरा काम शाम को 5 बजे तक होता था। लेकिन बीच में बैंक में ऑडिट का वो होता है, साल में या 1.5 साल में, 2 साल में एक बार ऑडिट का ऑप्शन भी होता है। तो मैनेजर सर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ऑडिट होने वाली है, आपको कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा, कुछ दिन जब तक ऑडिट चलती है तब तक। तो उस टाइम में रात को कई बार 10-10 बजे तक भी रुकता था। जो पुरानी फाइलें जो जिनमें काम पेंडिंग था या कुछ और था वो पूरा करना,
या फिर किसी रजिस्टर की कुछ एंट्रियां अगर कुछ पेंडिंग पड़ी हैं, बाकी पड़ी है, या फिर जो ऑडिट में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स निकालना, उनका अलग से फाइल रेडी करना कि भी कौन कौन से दिखाने हैं, ऑनलाइन कुछ डिटेल्स भरना, कुछ चेक करना, वो सारे काम में तो 10-11 भी मुझे बच जाते थे। उस टाइम में 10-11 बजे घर पहुँचता, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करता, 10 बजे वापस चला जाता। तो ऐसी सिचुएशन का सामना भी करना पड़ा है। आप भी कर रहे होंगे, हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप कर रहे होंगे। जीवन में परेशानियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन जो अपनी परेशानी है वो दूसरे के मुकाबले सबसे बड़ी दिखती है। अगर हम 2 दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे हैं, 5 दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक भी लग जाता है या 4 पढ़ रहे हैं, एक 5वां नहीं पढ़ रहा है, समस्याएं सभी के साथ एक जैसी है, लेकिन 5वां एक्सक्यूज जैसे निकालता रहेगा। क्या निकालेगा कि यार आप लोगों के मेरी जितनी समस्याएं नहीं हैं, आप लोगों के मेरी जैसी समस्याएं नहीं है, अगर आप लोगों के मेरी जैसी समस्याएं होती तो आप भी नहीं पढ़ पाते। अब वो एक्सक्यूजेज निकाल करके पढ़ाई नहीं कर रहा है। टाइम उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो पढ़ रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जिसका सिलेक्शन हो गया उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आपने अपने मोबाइल में से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया होगा, फेसबुक डिलीट कर दिया होगा, व्हाट्सअप बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे, यूट्यूब अपनी सिर्फ क्लासें देखने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। भैया यूट्यूब पर आपने मूवी चला ली, 2-2 4-4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। इंस्टाग्राम पर आप बैठ गए 4-4 5-5 घंटे रील देख रहे हो, उसको स्क्रॉल किए जा रहे हो, घंटे 1.5 घंटे का आपको पता ही नहीं चल रहा है, उसका क्या मतलब है। व्हाट्सएप पर ग्रुप में आप चैटिंग किए जा रहे हो, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे लगे हुए हो, वॉइस कॉल पे लगे, अरे बहुत टाइम है आपके पास ये करने के लिए। अभी जो मौका आपको मिला है उस मौके को जाने मत दीजिए। जो मौका आपको पढ़ाई का मिला है वो मौका आप लगाइए। यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद के पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरों को दिखाने का मतलब ये है कि आप एक बंद कमरे में पढ़ रहे हैं, गेट कमरे का खुला हुआ है, आप मोबाइल में इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैरों की आवाज़ आई कि मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, ब्रदर आ रहा है, सिस्टर है, कोई भी देखने आ रहा है या रूम की तरफ आ रहा है, आपने झटाक से मोबाइल छोड़ा और एक वांट का सवाल या रीजनिंग का सवाल, जो भी सब्जेक्ट आपके सामने पड़ा है, या फिर किताब अगर बंद भी है तो उसको खोल के आप बैठ जाएंगे। किस लिए? उनको दिखाने के लिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गए, जाने के बाद तुरंत आपने फिर अपना मोबाइल उठाया, कभी उसको कुर्सी पर बैठ करके देख रहे हैं, कभी बेड पर लेट करके देख रहे हैं, कभी चारपाई पे सो के देख रहे हैं, कभी घूमते फिरते देख रहे हैं। मोबाइल देखने का टाइम बहुत है, बाद में देख लेना। ये जो मोबाइल है, अगर आपने वक्त पर खुद को नहीं संभाला तो ये वक्त ही हम सबको बर्बाद कर देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सपना देखा है ना, आप चाहे मोबाइल देख लो, आप चाहे हंस लो, आप चाहे रो लो, आप चाहे भींत के अपना दीवार जो होती है उसके सिर भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करके दिखाओ। जब मेरा रिजल्ट आता था, जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था, तो मुझसे ज़्यादा जो जल्दी है वो पड़ोसियों को होती थी कि ये कितने नंबरों से फेल हुआ है। समझिए आप बात, ये कितने नंबरों से फेल हुआ है। एक बार तो यहाँ तक भी सुनने को मिल गया था कि जब मैं SBA अप्रेंटिस लगा था तो सूचना आसपास पड़ोस में फैल गई थी कि ये जो है वो कामयाब हो चुका है, बैंक में इसकी नौकरी लग चुकी है। तो मुझसे पड़ोसी कॉल कर करके पूछने लगे कि आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है। मैंने बोला बैंक में हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ है, सिर्फ 1 साल के लिए हुआ है, SBA अप्रेंटिस की वैकेंसी है। फिर वो गा करके बताने लगे कि इनको कौन बैंक में लगाएगा, ये यहीं धक्के खाते रह जाएंगे। ऐसी वर्डिंग भी देखने को मिली है, आपको भी मिल रही होगी। अगर नहीं मिली अभी तक तो समझिए कि आप अभी तक सही रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब कि आप कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे शब्दों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, या पड़ोसी आपसे नहीं जल रहे हैं, या फिर कोई भी आपका फ्रेंड आपसे नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब आपने अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं की है। जब उनको लगेगा कि यार ये तो सक्सेस होने वाला, तो आपको ऐसे शब्द सुनने को मिल जाएंगे। तो आप पढ़ाई करिए अच्छे से, अभी भी आपके पास टाइम है। आपकी माता पिता के आंखों में देखना, जब आपने उनको पहली बार बोला था आज से 2 साल या 3 साल पहले कि मैं बैंक की प्रिपरेशन करता हूं, आपको कोचिंग के लिए भेजा होगा या ऑनलाइन बैच खरीदने के लिए आपको पैसे दिए होंगे, तब उनका मन में यही था कि अब बच्चा अपना 12 महीने, 1.5 साल या 6 महीने में कामयाब हो जाएगा। और जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन आपसे ज़्यादा जल्दी इन माता पिता को होती है कि अब की बार तो अपना बच्चा लग ही जाएगा, लेकिन आप वहाँ AC में बैठकर, कूलर पंखे की हवा में बैठकर तुक्के लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। ऐसा ना आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा ही आपको करना है तो अभी आपके पास ऐसा मौका है, आप काम पकड़ लीजिए। दुनिया में बहुत काम है, कम से कम माता पिता को धोखा मत दीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए। अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है, जो सपना देखा है वो पूरा करना है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके अलावा मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरी तरफ से कोई अगर हेल्प होगी तो मैं आप सभी की करने की कोशिश करूँगा, और मेरी अगर बातों से मोटिवेशन आपको मिलेगा तो आपको मैं मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगा। ये छोटा सा वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट होता है, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, उनके सामने जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। वो फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती हैं, कुछ ताने वाने भी सुनने को मिल सकते हैं, और
कुछ और भी काफ़ी सारे हैं। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कैसे पढ़ें, कैसे घर की मेहनत, कैसे घर वालों की हम मदद करें। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन अभी आपकी बनी हुई है, अगर आप पूरे दिन 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे तो सोने के निकाल दीजिए, बाकी जो 17-18 घंटे आपके पास जो बचे उनमें अगर ये सोच कर ही आप पूरा टाइम निकाल रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, मेरी स्थिति ऐसी है, घर की स्थिति ऐसी है, इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होना। जब आपका जन्म दुनिया में हुआ है, आपके परिवार में आपका जन्म हुआ है और आप में इतनी ताकत है कि आप उस फाइनेंशियल कंडीशन जो घर की बनी उसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप में उसको बदलने का भी हुनर है। आप अकेले उसको बदल सकते हैं। सिर्फ सोचेंगे तो परिवार की जो पीछे की पीढ़ियां हैं वो भी सोचती रही थी, सोचने से कुछ नहीं होगा, वो भी सोचती रही थी। अगर उन्होंने भी कुछ किया, मान लीजिए उस टाइम उसको सोच करके उन्होंने किया होता तो रिजल्ट आपको मिलता। लेकिन अभी आपके पास जो मौका है वो मौका हो सकता है आज से 2-3 साल बाद आपको न मिले। तो जो मौका आपके पास है, जो समय आपके पास है और जो मोबाइल आपके पास है, उस सभी का आप उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग उसका नहीं करें। मोबाइल के अगर वैसे आज के समय में देखें तो 99% दुरुपयोग किया जा रहा है, 1% वाले सदुपयोग करें। जो सदुपयोग कर रहे हैं वो अपनी तरफ से सक्सेस हो रहे हैं। नौकरी मानते हैं कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, पैसा मानते हैं कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये ध्यान रखना। और आपको अपने पूरे परिवार में पहली सरकारी नौकरी वाला बंदा बनना है, पहली गवर्नमेंट नौकरी वाला बंदा बनना है, पहला ऐसा बंदा बनना है जिसने जो सपना देखा है वो पूरा करके दिखाया है। अगर बैंक का सपना है तो बैंक की तरफ, पुलिस का सपना है तो पुलिस की तरफ, यूपीएससी का सपना है यूपीएससी की तरफ, आईएएस का सपना है आईएएस की तरफ, आरएएस का सपना है आरएएस की तरफ, पटवारी का सपना है पटवारी की तरफ, टीचर का सपना है टीचर की तरफ, ग्राम सेवक का सपना है ग्राम सेवक की तरफ। जिस भी फील्ड में आपका सपना है उस सपने को आपको पूरा करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं बेझिझक पूछ लीजिएगा, अपना छोटा भाई या अपना बड़ा भाई मान करके पूछ लीजिएगा। जब दोस्तों मैंने 5 या 6 साल या 7 साल के संघर्ष से मैंने कर लिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जो एवरेज स्टूडेंट होता है, एक तो इंटेलिजेंट होता है, एक एवरेज होता है, एक वीक होता है। वीक तो मैं नहीं था, लेकिन जो एवरेज वाला पॉइंट है ना उससे मैं नीचे था, उससे ऊपर नहीं था। जो एवरेज वाला पॉइंट है मैं उससे नीचे था। तो आप या तो एवरेज होंगे, वीक तो होंगे नहीं, क्योंकि जो वीक है वो तो तैयारी करेगा नहीं। 850 750 रुपये वो तो बार बार फॉर्म भरने के लगाएगा नहीं। तो जो अपने फॉर्म भरने की फ़ीस लगती है उसके बारे में भी सोच लिया करें कि पैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, इस बार तो मैं पैसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा या पैसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। जो 8,000 रुपये की मैंने मेरी तनख्वाह बताई है प्राइवेट स्कूल की, वहाँ पर मैंने 10 महीने काम, 1 महीने मैंने छुट्टी ले ली थी और 9 महीने मैंने काम किया। 9 महीने काम करके मैंने पूरे 72,000 रुपये वहाँ से लिए। ठीक है, और वही 72,000 रुपये आज मैंने पिछला सैलरी स्लिप का वीडियो बनाया, 1 महीने में 45,000 रुपये खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। 3233 रुपये एनपीएस के मेरे खाते से जा रहे हैं, प्लस में 4,000 या 45 रुपये आप बैंक के मान लीजिए या गवर्नमेंट का मान लीजिए एनपीएस में जा रहे हैं। तो ये सैलरी का ही पार्ट है अपना। ये 4 3 7 8,000 रुपये ये मान लीजिए, 45,000 ये मान लीजिए, 53,000 रुपये मंथली सैलरी अपनी एक प्रकार से देखें तो आ रही है। जो जहाँ पहले 8,000 रुपये आ रहे थे वहीं अब 50,000 से ऊपर तनख्वाह महीने की अपनी बन रही है। तो जो सपना आपने देखा है वो सपना पूरा करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी था, समझाना ज़रूरी था। और धीरे धीरे इसी चैनल पर जो सब्जेक्ट वाइज जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके भी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और टाइम टाइम पर मोटिवेशन वाले वीडियो को डालता रहूँगा ताकि आप कहीं डगमगाए नहीं, ताकि आप किसी के ताने सुन करके अपनी प्रिपरेशन न छोड़ें, ताकि आप डिमोटिव फील होकर के अपनी प्रिपरेशन न छोड़ें, ताकि आप अपने जो मार्ग पर आपको चलना है उस मार्ग से भटक करके आप अपनी प्रिपरेशन न छोड़े। ऐसी कोशिश मैं करूँगा कि वीडियो डालता रहूँ और आपको सही दिशा में दिखाता रहूँ और जल्दी से जल्दी आप भी सक्सेस हों, अपना जो बैंकिंग का ड्रीम जॉब है वो आप प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।